औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा फर्दर जो टॉपिक होगा यूएस हिस्ट्री के अंदर वो होगा प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। उसको हम आज से फर्दर स्टार्ट करने लगे हैं। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनको डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह हम फर्दर कैरी ऑन करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। तो इनको देखते हैं। ही वॉज born on Feb 22 1722. He was a soldier, leader of 13 colonies. He was a hero of War of Independence. क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था, उसके बाद तो 1776 से लेकर 1783 तक जो जंग हुई थी उसको लीड वाशिंगटन ने किया था। He was the first president and commander-in-chief of Continental Army for 7 years. ये 7 साल तक कमांडर इन चीफ रहा कॉन्टिनेंटल आर्मी का और पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है। Constitutional Convention, he was elected presiding officer, presided temporarily over Senate in the USA. In 1789, he was elected as a presidential candidate and got elected as the first president of USA. 1789 तक हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था कि 1789 के अंदर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हुआ था और उसको लागू किया गया था, प्रोमलगेट किया गया था। उसके बाद फर्दर ज़ाहिर बात है इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन के बाद सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब इलेक्शन हुए तो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब इनको ना हम देखते हैं कि अर्ली चैलेंजेस क्या थे। सबसे पहले इनकी इकोनॉमी काफ़ी वीक थी। इनका जब आपको पता है जब जंग होती है तो उसके बाद फिर मुल्क की क्या हालत होती है। तो जंग हो चुकी थी और वो भी उस टाइम की सुपर पावर के साथ, ब्रिटिश के साथ। तो इनके ऊपर उस टाइम का 17वीं सेंचुरी के अंदर $50 मिलियन का डेट था। ठीक है। उसके बाद जी प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट्स, ब्रिटिश जो शिप्स थे वो यूएस शिप्स को हरास करते थे ओवरऑल जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते थे, या वो नेवी क्योंकि ब्रिटिश की बहुत स्ट्रांग थी, तो वो जो है वो इस तरीके से ना इनको तंग किया करते थे। उसके बाद जी रेड इंडियंस, इसको भी हमने स्टार्ट में देखा था कि वो जो एक कौम थी जो कि काफ़ी लड़ाकी कौम थी, वो भी काफ़ी इनको तंग करते रहते थे। मोस्टली इनके साथ कुछ जंगे करते रहते थे या बैकएंड के ऊपर ब्रिटिश साजिशें करता था, और वो रेड इंडियंस को कुछ फेवर करते थे। और फिर रेड इंडियंस क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे ही समझ लें जिस तरीके से तालिबान है। ठीक है, अब उनको इंडिया या उनको वेस्टर्न जो वो वर्ल्ड है वो स्पॉन्सर करता है, और उसके बाद फिर फर्दर वो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल इस रीजन के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये तो एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं ना, लेकिन वो जो उस टाइम रेड इंडियंस थे वो प्रॉपर स्टेट के साथ लड़ने को तैयार हो जाते थे। उसके बाद जी लिटिल आर्मी विद अ ग्रेट मिलिट्री पावर एज एन एनिमी। अब आप देखें कि आपका जो मुकाबला है, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया देख लें, आपके पास छोटा मुल्क है आपका काफ़ी, और आपके पास आर्मी भी कम है, जबकि आपके अपोजिट साइड पे एक दुनिया की उभरती हुई पावर है। ठीक है, तो आपने उसके साथ compete करना है। सेम वाज द केस एट दैट टाइम विद यूएसए अगेंस्ट ब्रिटिश। उसके बाद जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ज़ाहिर बात है नया कॉन्स्टिट्यूशन था, नया वो हुआ। अब वहाँ पर फिर तकरीबन 13 स्टेट्स थी, हर स्टेट की अपनी अपनी मर्जी, हर एक की अपना अपना व्यू था। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर, और ये प्रेसिडेंट भी पहले थे, मुल्क पहले बड़ी मुश्किल से उन्होंने लिया था। तो अब फर्दर उनके लिए ये भी एक चैलेंज था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये थे। अब फॉर एग्जांपल वीक इकोनॉमी, प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट, प्रॉब्लम ऑफ रेड इंडियंस, लिटिल आर्मी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या था जी, चैलेंजेस थे वाशिंगटन को। फर्दर उन्होंने ना डोमेस्टिकली अचीवमेंट्स उनकी क्या थी। सबसे पहले ना इन्होंने जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, इनको अपना इनकी जो टीम थी ना, इनकी टीम बड़ी कमाल की थी। मतलब कि इनके जो कैबिनेट मेंबर्स थे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के थे, और जितने भी इनकी कैबिनेट के मेंबर्स थे ना वो बाद में जाके किसी न किसी टाइम में प्रेसिडेंट बने हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने
कैलिबर के लोग थे और कितने कम्पिटेंट किस्म के लोग थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो थे ये इकोनॉमिस्ट था, इसने सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बना, ठीक है। और इन्होंने अपना एक प्लान दिया, फाइनेंशियल प्लान, और उससे जो टैक्सेशन और रेवेन्यू जनरेशन के जो स्टेप्स थे वो जनरेट किए गए। उसके बाद ये नेशनल बैंक स्टैब्लिश किया गया, जो कि ब्रिटिश सेंट्रल बैंक की तर्ज पे ही था, जिस तरीके से पहले ब्रिटिश यूज किया कर सकता था। उसके बाद ये यूनिफॉर्म करेंसी वाज अडॉप्टेड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन थे या कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं बना था। तो जितनी भी आपकी कॉलोनीज थी वो क्या करती थी, उनकी अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और ये हैमिल्टन आए, वाशिंगटन आए, तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म करेंसी को प्रोमulgate किया। फर्दर अगर हम देखें तो विस्की रिबेलियन, अब वहाँ पर ना कुछ पेंसिल्वेनिया के अंदर ना कुछ इनके फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना टैक्सेस जो लगे उसके खिलाफ ना उन्होंने रिबेलियन कर दी, उन्होंने कहा कि हमने टैक्स नहीं देने। तो उन्होंने फिर इसका बहुत अच्छे तरीके से, जो वाशिंगटन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उन सबको ना जॉब्स दे दी। जब उन्हें जॉब दे दी तो उनके मसले सॉल्व हो गए, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने ये जो रिबेलियन थी इसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पब्लिक लैंड एक्ट वाज पास टू गिव द नेटिजन्स मोर लैंड सो दैट मोर इकोनॉमी कैन बी जनरेटेड। मुख्तलिफ, अब देखें ना, अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अवाम को या शहरियों को मूव किया जाए तो वहाँ पर ना बहुत अच्छा एक रोज़गार जनरेट किया जा सकता है। वहाँ पर आप एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो आपका M2 मोटरवे है, उसके साथ साथ अगर आप इंडस्ट्री लगा दें तो यहाँ पर शहर भी आबाद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि लगाएगा कौन। तो सिमिलरली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना वहाँ पर ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर लोग आ भी रहे थे। तो क्या किया उन्होंने कि वो वेस्टवर्ड साइड पे ना, उन्होंने, उनका एक गोल था शायद ये जब बना था कि अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल ये था ना, अ, ये मैप मैं प्रॉपर नहीं बना सका, सॉरी इस टाइम। तो ये था ना अमेरिका, इन्होंने ना इस साइड पे मूव स्टार्ट से ही करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू से ही, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि जब भी इसके फोर फादर्स ने बनाया था ना, उनका गोल ये था कि हमने यहाँ पर आना है। इस साइड पे शायद अटलांटिक है और इस साइड पे पैसिफिक है, ठीक है। तो इन्होंने ना इस दोनों साइडों की तरफ इन्होंने अपने आप को ना एक्सेक्ट करना था। एक साइड के तो वो बिल्कुल एंड पे थे, और ये देखें कि यहाँ पर ये जगह थी जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ जो इन्होंने ना स्टार्टिंग में एक्वायर की थी, और ये सारा एरिया इन्होंने आने वाले अरसे में एक्वायर किया। तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन मतलब कि वाशिंगटन से ही ये स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ ग्रीनवेल, ये क्या था, यूएस एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियंस फॉर्ट बैटल ऑफ वालन, ओहायो एंड मिसिसिपी जो था, ये एरिया, ये ना यहाँ पर, यहाँ के करीब है, यहाँ पर इसके करीब है ओहायो, और या यहाँ पर होना है। इसको ना एक बार देख लीजिएगा, मुझे इस टाइम ना एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। और ये सॉरी, मैं ना मैप पहले नहीं बनाता था, मैं अगेन मुझे अब आज याद आया, बल्कि हमने पढ़ना ही अभी स्टार्ट किया। आपने कोशिश ये करनी है कि जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात आए, किसी भी ट्रीटी की बात आए, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब पेंसिल्वेनिया की बात है, तो आपने ना मैप बना के ना थोड़ा सा यहाँ पर ना मेंशन कर देना है कि यहाँ पर था जी पेंसिल्वेनिया, और यहाँ पर इसको ना हाईलाइट कर देना है। इससे ना आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट अगर एक भी बढ़ जाता है, तो आप ये देखें कि आपके 4 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स। आपके 12 पेपर हैं, चलो एक दो को निकाल दें, बाकी आपके 10 पेपर हैं, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स। और यहाँ पर एक एक नंबर के ऊपर ना ग्रुप चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्दर जी जुडिशल रिफॉर्म्स इन्होंने की। इन्होंने क्या किया जी, 1789 के अंदर जुडिशल एक्ट एक पास किया, जिसमें स्टेट जुडिशरी वाज रिफॉर्म्ड। एक चीफ जस्टिस उन्होंने बनाया, 5 एसोसिएट जजेस पोस्ट जो जनरेट की गई, 13 डिस्ट्रिक्ट जजेस और फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी, अटॉर्नी जनरल बने। ये सारा कुछ क्या था, इन्होंने ना जॉब्स जनरेट की और पोस्टें जनरेट की, जिससे ओवरऑल जो जुडिशल सिस्टम है उसको रन किया जा सकेगा।
उसके बाद जी इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, एडेड न्यू स्टेट्स टू द यूनियन, रैपिड सेटलमेंट एट द रीजनेबल प्रोसेस टू जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने भी, अब फॉर एग्जांपल ये लैंड एक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि नई जो स्टेट बन रही थी और नई स्टेट्स जो यूनियन के अंदर ऐड हो रही थी, उनको भी तो प्रॉपर किसी न किसी उसके रूल के तहत लाना था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन चीज़ों के साथ साथ अपडेशन होती रही। उसके बाद अगर हम इनके फॉरेन पॉलिसी को देखें तो फॉरेन पॉलिसी में जैज ट्रीटी ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी 1795 के अंदर, ठीक है, और ये थी यूएस और ब्रिटिश के दरमियान। अब ये यहाँ पर क्या था, इनका इशू था नेविगेशन और कॉमर्स का था, ठीक है। द इशू विच वर रिमेनिंग आफ्टर द 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस वर आल्सो रिजॉल्व्ड, कनाडा बॉर्डर वाज डिवाइडेड, right to the USA to trade with India and Caribbean region was also discussed in this treaty, ठीक है। और यहाँ पर ना फर्दर इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने ना जब ये यही टाइम था तकरीबन 1795 से आप 1789 से ऑनवर्ड शायद फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया था 1799 तक। तो इस सारे एरिया के अंदर, इस सारे इरा के अंदर ना जो यूएस था फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो न्यूट्रल रहा था। और आपको याद होगा कि इन्होंने ना पहले स्पेन के अंदर और स्पेन के साथ और फ्रांस के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की थी जब इनकी ब्रिटिश के साथ जंग हुई थी। तो यूएस स्टार्ट से ही एक डिसिसिव कौम है, मतलब कि ये एक ऐसी कौम है जो कि हर जगह पे आपको धोखा देगी। कैसे, इन्होंने ना स्टार्टिंग के अंदर जब इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने फ्रांस के साथ भी मुआहदे कर लिए और इन्होंने स्पेन के साथ भी मुआहदे कर दिए। लेकिन जब उनके साथ उनको हेल्प करने की बारी आई तो ये साइड पे होके न्यूट्रल होके बैठ गए। सिमिलर वाज द केस विद पाकिस्तान में, जब जब यूएस को ज़रूरत पड़ी है उसने पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर दिए, जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो ये साइड पे होके बैठ गया और तमाशाइयों की तरह देखने लग गए, ठीक है। ये ओवरऑल ही फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट ये एक ऐसी कौम है कि जो कि आपको जगह जगह पे धोखा देती है, ये एक ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है। इसी वजह से दुनिया अब उससे दूर जाना चाह रही है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो था ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो और ट्रीटी ऑफ मैड्रिड, ये स्पेन और ब्रिटेन की जो राइवलरी थी, स्पेन वांटेड गुड रिलेशंस विद द यूएसए, थॉमस पिनकैनी इंक्ड ट्रीटी विद अमेरिका, ठीक है। यूएस गॉट एक्सेस टू द लोअर मिसिसिपी एंड ऑरलियंस। अब देखें यहाँ पर ना अगेन यहाँ पर मैप आपने बनाना है, ठीक है। और ये ना यहाँ पर था, अच्छा ये मैप बन गया, ये आपने शो करना है 13 कॉलोनीज, ठीक है। और मिसिसिपी ना यहाँ पर है शायद एंडीज माउंटेन और यहाँ पर है एक मिसिसिपी रिवर, बल्कि ये मिसिसिपी रिवर होना है और ये एंडीज माउंटेन होनी है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो मिसिसिपी वाला एरिया ना, ये यहाँ का ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये जो था ये यूएस को अगेन मिला और यहीं के करीब ही ना यहाँ पर ही है कोई ऑरलियंस कोई जगह थी, ठीक है। यहाँ पर ना ये मतलब कि ये जो एरियाज थे ये मिलते रहे फर्दर यूएसए को। उसके बाद जी यूएस ने न्यूट्रलिटी क्यों शो की जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था, हालांकि उनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ हुआ था, तो वाई दे बिकम न्यूट्रल, तो उसकी रीजंस भी थी कुछ, क्योंकि वो एक नई कौम थी, उनके पास नेवी नहीं थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे ब्रिटिश के साथ, उसके अलावा उनके पास इतना ज़्यादा ना सरमाया नहीं था कि वो प्रॉपर जा सकते थे। तो पहली मुनाफिकत क्या थी यहाँ पर, मिसट्रस्ट, मतलब कि इन्होंने शो किया ओवरऑल। तो 1796 के अंदर ना जो वाशिंगटन थे, क्योंकि ये ना 1899 के अंदर आए थे, तो अब 97 के अंदर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट था उन्होंने आना था, तो 1906 के अंदर इन्होंने अपना एक फेयरवेल एड्रेस किया। उसके अंदर ना इन्होंने 3 से 4 बातें की यूएस को। उनके अंदर पहली थी कि कंसर्न्ड अबाउट फॉरेन अलायंस, इन्होंने कहा कि हमेशा आप यूएस कभी भी किसी भी परमानेंट अलायंस का पार्ट ना बने, ठीक है। और आज तक आप देख लें यूएस कभी भी किसी भी परमानेंट अलायंस का पार्ट नहीं बना। जहां जहां बना है उसका अपना कोई ना कोई उसकी रीजन है, कोई ना कोई उसकी अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी बेस पे वो बना है। उसके बाद फर्दर उन्होंने कहा कि एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनानी। इसी वजह से आज तक सिर्फ यूएस के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनकरेज नेशनल यूनिटी एंड अवॉइड फैक्शनलिज्म, आप जितना अपने मुल्क के अंदर यूनिटी को प्रिवेल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, फैक्शनलिज्म से अपने आप को बचाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने वाशिंगटन देखा कि उनका इरा क्या था, उसके अंदर जो उनके अर्ली चैलेंजेस थे, फिर हमने उसकी डोमेस्टिक अचीवमेंट्स देखी, फिर उनकी हमने फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स देखे, फिर हमने ये देखा कि वो न्यूट्रल क्यों थे,
ओवरऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने जो फेयरवेल एड्रेस था उसके अंदर क्या कहा था, और इसके फेयरवेल एड्रेस को अगर देखा जाए तो आज तक यूएस उन्हीं फेयरवेल एड्रेस के ऊपर कारबंद है। कैसे? उसने आज तक ना किसी परमानेंट अलायंस का पार्ट बना है, उसके अलावा यूएस ने आज तक जो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ज़्यादा नहीं बनाई। ठीक है। तो सिमिलरली वाज द थर्ड केस कि जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि आपने ना नेशनल यूनिटी को प्रिवेल करना है, और आज तक वो प्रॉपर यूनाइटेड भी है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।